अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ। मैं तुम्हें इन जाहिलों के बीच नहीं जाने की इजाज़त नहीं दूँगी नूर, तुम कभी नहीं जाओगी वहाँ, समझी तुम। मैं तुम्हें बीन के बारे में बताना चाहती हूँ, वो तुमसे शादी। मॉम प्लीज़, इस वक्त इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मुझे आपके बॉयफ्रेंड और उसके भांजे के बारे में कोई बात सुननी है। मैं हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ चंद दिनों के लिए जा रही हूँ, वो उसने बात करते हुए बोली। और तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें वापस आने देंगे? वो तुम्हें वहाँ कैद कर लेंगे मेरी जान। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं। वो तुम्हें इस हवेली की चार दीवारियों में कैद कर लेंगे, जिस तरह उन लोगों ने मुझे कैद करने की कोशिश की थी। वो मुझे यहाँ वापस ही नहीं भेजना चाहते थे। तुम नहीं जानती हो कि मैं कितनी मुश्किल से यहाँ वापस आई थी। मेरी ज़िंदगी अज़ाब हो गई थी। अपनी ज़िंदगी के 5 साल मैंने कितनी मुश्किलात में गुज़ारे हैं, तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। वो उसका ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश कर रही थी और तुम्हें पता तो है कि वहाँ सिर्फ तुम्हारा एक रिश्ता नहीं है, बल्कि मैं अपना वही रिश्ता ख़त्म करने जा रही हूँ। मॉम, मैं अपनी आज़ादी के लिए जा रही हूँ। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे पिछले तमाम रिश्तों को ख़त्म करने होंगे। मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे बहुत सारे सवाल करने हैं और फिर ये ज़बरदस्ती का रिश्ता ख़त्म करना है। मैं अपनी ज़िंदगी की आज़ादी से जीना चाहती हूँ और ऐसा करने के लिए मुझे आज़ादी ही चाहिए और आज़ादी के लिए मुझे पाकिस्तान भी जाना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन इन लोगों को नहीं जानती तुम नूर। इतनी आसानी से वो तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। और आप मुझे नहीं जानती मॉम, मैं भी उन्हीं का खून हूँ। मैं पाकिस्तान सिर्फ 2 चीज़ों के लिए जा रही हूँ, एक आज़ादी के लिए और दूसरा अपनी प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए। वो पुरसुकून अंदाज में बोली तो समरा को झटका लगा। प्रॉपर्टी? समरा बेयकीनी से बोली थी। तो आपको क्या लगा कि मेरे दिल में उस बाप के लिए मोहब्बत जाग गई है जो 15 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था? मुझे ना तो उस ख़ानदान से कोई मतलब है और ना ही अपने बाप से। मुझे बस पैसे चाहिए। इन 3 महीनों में मैं 21 रातें बिना कुछ खाए पिए सोई हूँ। मुझे पैसे की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है मॉम। आपकी तरह किसी अमीर इंसान को फँसाकर उससे शादी करने से बेहतर नहीं मैं अपने बाप की दौलत पर खुद पर जायज़ कर लूँ। मैं अपनी जायदाद का हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैं वापस आकर अपना कारोबार स्टार्ट करूँगी, अपनी ज़िंदगी अय्याशी से गुज़ारूँगी। वो मुस्कुराकर बोली तो समरा खुशी से चमक उठी। नूर डार्लिंग, तुमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है। आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम समरा की बेटी हो। उस आदमी की जायदाद पर तुम्हारा पूरा हक़ है। वहाँ जाकर अपना हिस्सा माँगो। लेकिन वो आदमी, मेरा मतलब है असगर शाह का इकलौता बेटा दुर्रान। आप फ़िक्र ना करें मॉम, उस ख़ानदान का कोई भी शख़्स मुझे वहाँ कबूल नहीं करेगा। मैं उनकी सोच से ज़्यादा बुरी साबित होंगी और वो दुर्रान शाह मुझसे शादी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। मुझे कभी भी नहीं लगा था मेरी जान, पैसा तुम्हारे लिए इतना अहम होगा। वो वहाँ से वो वापस आकर तुम बीन के साथ डेट करके भी बहुत ऐश कर सकती हो। समरा अब तक हैरान थी, लेकिन उसके अंदाज़ ने उसे खुश भी कर दिया था। मेरे लिए हराम पैसा नहीं, हलाल पैसा बहुत अहमियत रखता है मॉम। अगर मैं गलत काम भी करूँगी ना भी, तो कभी हराम काम नहीं करूँगी। वो बातों ही बातों में उस पर बहुत कुछ जतला चुकी थी, जिस पर समरा को गुस्सा आ गया था। अपने बाप के जज्बात से खेलकर तुम कौन-सा हलाल काम करोगी? वही जो उन्होंने मुझे छोड़कर किया था। अपनी ज़िंदगी तो खुशहाली से गुज़ारने लगे, लेकिन उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं क्यों उनके बारे में सोचूँ? क्या उन्होंने कभी मेरे जज़्बात की परवाह की, जो मैं उनके जज़्बात की परवाह करूँ? हम ये सब कुछ आपको क्यों बता रही हूँ? आपने और उनमें फ़र्क ही क्या है? आप भी मतलबी, वो भी मतलबी, और फिर मतलबी लोगों के साथ तो मतलबी बनकर ही मिलना पड़ता है। नूर शाह के कानून में मतलबी लोगों के साथ मतलबी होना हराम नहीं है। वो मुस्कुराती आँखों से उम, श अपना बैग उठाते हुए वहाँ से निकलती चली गई। उसके अंदाज़ पर समरा के दिल में बुरी तरह से आग लग चुकी थी। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया था सिम डार्लिंग? ये तुम क्या कर रही हो? तुम उसे जाने की इजाज़त कैसे दे सकती हो? और तुम जानती हो ना, बीन को मैंने यकीन दिलाया हुआ है कि नूर उसके साथ जाएगी। वो नूर के पीछे पागल हो रहा है, दीवाना हो चुका है उसका। उस वक़्त नूर मुझे बहुत फ़ायदा दे सकती है और ख़बरदार, जो तुमने नूर को कहीं पर भी भेजा, तुम उसे आज ही मना कर दो। वो कहीं नहीं जाएगी। मैं अब तुम्हारी बेटी के लिए एक ज़रा सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किस तरह से तैयार हुआ है इस शादी के लिए। तुम्हारी बेटी उसके साथ डेट पर जाने के लिए भी तैयार नहीं थी, इसलिए वो उससे शादी करने के लिए तैयार हुआ है। जब तक बीन का दिल उससे भर नहीं जाता, वो तब तक नूर को बीन के साथ रहना होगा। और अगर तुम्हारी बेटी ने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा, याद रखना। वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, जबकि समरा उसके सामने बैठकर आराम से शैंपियन पी रही थी। डार्लिंग रिलैक्स, एक बात याद रखना, समरा जब भी कोई फ़ैसला करती है बहुत सोच समझ कर करती है, और तुम्हारा ये बीन तो
तो हमें इतने पैसे नहीं दे पाएगा जितने नूर दे सकती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो हैरानगी से उसे देखने लगा। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन ज़रा सोचो, नूर का बाप उसे एक हफ्ते में इतने पैसे भेजता है कि वो अगर हर रोज़ अगर ब्रांडेड ड्रेस शूज़ पहनने के साथ अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती है, तो सोचो उसका बाप उसके जायदाद के हिस्से में कितनी दौलत देगा। तुम्हारे बीन की दौलत से 100 गुना ज़्यादा। अब तुम फैसला करो, तुम्हें ज़्यादा चाहिए या फिर वो जो तुम्हारा भांजा बीन तुम्हें दे सकता है। लबों पर मुस्कुराहट सजाए उससे सवाल कर रही थी, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वो सच में इतना दौलतमंद है? अगर हाँ तो तुमने उसे क्यों छोड़ा? मेरा मतलब है वो अगर इतना अमीर था तो तुमने उसे छोड़ा ही क्यों? तलाक क्यों ले ली उसे? अगर तुमने उससे तलाक ले भी ली थी तो तुम भी तो तुम्हारा भी तो जायदाद में कोई ना कोई हिस्सा था, है ना? आखिर वो तुम्हारे ताया का बेटा था। माइक ने उसे देखते हुए पूछा। उसे कभी भी नहीं लगा था कि ये इतनी ज़्यादा अमीर होगी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम्हारे प्यार में पागल होकर मैंने उस शख्स के साथ साथ अपने बाप की सारी दौलत भी ठुकरा दी थी। तलाक के बाद उन लोगों ने मुझे जायदाद से आग कर दिया था, और वो घर जो हक महर के तौर पर मुझे मिला था, वो भी बेचकर तुम्हारे घर आ गई थी। मैं हमेशा सोचती थी कि एक मैंने उस आदमी से बेटी पैदा ही क्यों की, लेकिन अब मुझे नूर ने ये बताया कि वो उसकी जायदाद के हिस्सेदार है। तो यकीन करो, मुझे उसकी पैदाइश पर जो इतने सालों से अफसोस था वो ख़त्म हो गया। मुझे यकीन है नूर हमें बहुत फ़ायदा देगी। वो यकीन से बोली। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि उन लोगों के पास जाकर उन्हीं जैसी हो जाएगी। तुमने देखा नहीं है कि वो उससे एक इस्लामी इंस्टीट्यूशन में कुरान पढ़ने के लिए जाती थी, वो भी तुम्हारी इजाज़त के बिना। तो मुझे तो लगता था ये उन्हीं लोगों जैसी हो जाएगी, जाहिल। बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, वहाँ जाकर ये बदल जाएगी। और वैसे भी वहाँ तुम्हारे शौहर के भाई का बेटा माइक ने बहुत सोचकर कहा, नूर डार्लिंग, ऐसा नहीं होगा। वो मेरी बेटी है, और जिस तरह से मैंने उन लोगों की तस्वीर उसके सामने रखी है ना, वो कभी भी उन लोगों में दिलचस्पी नहीं लेगी। वो मेरी एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। वो जानती है कि वो लोग कितने जाहिल हैं। मेरी बेटी आज़ाद माहौल में रहती है, उसे वो हवेली की कैद हरगिज़ पसंद नहीं आएगी, और और अपनी जैसी लड़कियों का वो हाल देखकर उसी दिन वापस आने का फ़ैसला कर लेगी। और वो मेरी बेटी है, फ़िक्र मत करो, उसे वहाँ कोई प्यार नहीं करेगा। वो यहाँ से सरमद शाह की बेटी बनकर तो जाएगी, लेकिन वहाँ रहेगी समरा की बेटी बनकर। यकीन करो, न तो समरा से किसी को मोहब्बत है और ना ही कोई समरा की बेटी से मोहब्बत करेगा। अगर ऐसा है सीम डार्लिंग, तो फिर उसे जाने की इजाज़त देकर तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तब तक बीन को कंट्रोल कर लूँगा, क्योंकि बीन को ऑफिस में हाथ से जाने नहीं दे सकता। बीन ने मुझसे वादा किया है कि अगर नूर की शादी उससे हो जाएगी तो वो अपना घर ऑफिस मेरे नाम कर देगा और यहाँ से हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाएगा। वो क्या है डार्लिंग, पैसा जहाँ से भी आए अच्छा लगता है। वो कहकर लगाकर अपना शैम्पेन का गिलास ऊंचा कर चुका था, जिसके साथ गिलास टच करते हुए समरा भी खुलकर हंसी थी। वो आखिरी पेपर देकर बाहर निकली तो सामने एक बहुत बड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी थी, जिसमें ड्राइवर के साथ साथ उसके ताया बैठे हुए थे। एक हफ्ते के बाद वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ आ चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उनके पास आते मुस्कुराकर बोले तो उसका अंदाज़ उन्हें बहुत अच्छा लगा था। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इतना जल्दी? मेरा मतलब है आपने सारा पेपर वर्क करवा लिया है? और मेरा पासपोर्ट वीज़ा कन्फ्यूज़ थी, उन्होंने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे करवा लिया था? हाँ बिल्कुल, सब कुछ करवा चुका हूँ, सारे इंतज़ामात हो चुके हैं। तुम बस अपनी माँ से मिल लो, ताकि तुम्हारी माँ बाद में ये ना कहे कि हमने तुम्हें उनसे मिलने भी नहीं दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरी माँ की फ़िक्र ना करें, उन्हें मुझसे इतनी मोहब्बत ही नहीं है कि कि मेरा मिलना बहुत ज़रूरी हो जाए। बल्कि वो तो जानती हैं कि आज मैं जाने वाली हूँ, और मेरे ख़्याल में वो किसी मीटिंग में गई होंगी। बस मुझे अपना ज़रूरी सामान लेना है, मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो पहले मैं हॉस्टल से अपना सामान उठा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं है, बस कुछ कपड़े हैं। वो उनके साथ गाड़ी में बैठते हुए बोली, ठीक है, अगर सामान ज़्यादा ज़रूरी है तो ले लेते हैं, अगर नहीं तो बेहतर है कि हम एयरपोर्ट ही चलें, क्योंकि 11 बजे की फ़्लाइट है, हम लेट हो जाएंगे। तुम्हारा हॉस्टल दूसरी साइड पे पड़ता है, अगर शॉपिंग का मसला है तो वो वहाँ से भी कर लेना। वो उसे ऑफ़र कर रहे थे, जो उसे काफ़ी पसंद आई। ठीक है, फिर एयरपोर्ट ही चलते हैं, उसने मुस्कुराकर कहा, जबकि असगर शाह पुरसकून हो चुके थे। वो उसे गाँव में उसके बेबाक हालत में नहीं लेकर जा सकते थे। उसकी ड्रेसिंग में किसी किस्म की कोई बेहयाई नहीं थी, लेकिन उनके गाँव का माहौल इतना मॉडर्न भी नहीं था। वो पहले ही सोच चुके थे कि वहाँ जाने से पहले उसकी कोई अच्छी से कपड़े खरीद कर दें, ताकि वो उसे सर उठाकर गाँव ले जा सकें। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है ना? नूर पहली बार आ रही है, तो उसे कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और याद रखना लड़कियों, वो बाहर के माहौल में पली है, उसे यहाँ रहने में थोड़ी मुश्किल होगी।
तो तुम लोग ना सब उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आना। हमना चाची का तो बस नहीं चल रहा था कि पूरी हवेली सजा दें। कहने को तो वो उनकी सौतेली बेटी थी, लेकिन उनके दिल में नूर के लिए इतनी मोहब्बत भरी थी कि जैसे उनकी अपनी सगी औलाद वापस आ रही हो। वो पहली बार नूर से मिलने जा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थी। बस कहीं चाची साईं, कोई स्टार नहीं आ रहा यहाँ, समरा की बेटी आ रही है। और समरा कौन है कि किसी को भूला नहीं है। सना सुबह से मुसलसल उनकी सुन रही थी, अब उकता कर बोली, नहीं सना बेटा, समरा की नहीं सरमद की बेटी आ रही है। हमारे चाचू साईं की बेटी 15 साल के बाद वापस आ रही है, और ये कोई छोटी सी बात नहीं है। चाची साईं छोड़े इन्हें, शायद सुबह से काम कर रही हैं, थक गई हैं, इसीलिए ऐसा बोल रही हैं। जाविश ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा, क्योंकि वो उनका दिल हरगिज़ ख़राब नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं काम से बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, बस हकीकत पसंद हूँ। मैं चेहरे पर झूठी खुशी नहीं सजा सकती हूँ। चाची साईं को तो अपने शौहर के सामने नंबर बनाने हैं, इसलिए, लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। वो बेहद कम आवाज़ में बोली थी, लेकिन फिर भी हमना ने सुन लिया था। ये तुम क्या कह रही हो सना? बेटा, तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ दिखावा है? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा चाची, लेकिन अपने शौहर की पहली बीवी से औलाद के लिए कोई इतना खुश नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी खुशी आपने कभी सानिया के लिए मनाई हो। खैर, अब सानिया के लिए तो मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि आप तो अपने शौहर को खुश करने के चक्कर में लगी रहेंगी। वो बेचारी बिना किसी वजह से नज़रअंदाज होगी, जैसे एक हफ्ते से हो रही है। अब आप ही देखें, सरमद चाचू ने अपनी बड़ी बेटी की वापसी की खुशी मना रहे हैं, और आप अपनी शौहर की खुशी में खुशी ढूंढने में लगी हुई हैं। आप दोनों को कोई परवाह नहीं है कि सानिया कहाँ है, क्या कर रही है, उसके एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं या बुरे। आप लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो उस बेचारी के लिए दुख हो रहा है, जिसकी अज़ियत इस लड़की ने आने से पहले ही उस हद तक नज़रअंदाज किए जा रही है। पता नहीं उसके आने के बाद क्या होगा। वो मुस्कुराते हुए कहती वहाँ से बाहर निकलने लगी, जबकि सानिया को दरवाजे पर खड़े हुए वो पहले ही देख चुकी थी। सानिया मेरी जान, तुम्हारा पेपर कैसे हुआ? मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे हाथ रखती है उसे अपने साथ लेकर जाने लगी, जबकि सानिया की यहाँ मौजूदगी को महसूस करके अपना चाची परेशान हो गई थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी भी उनकी तरह नूर को अपनायत का एहसास दे, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वो सौतेलापन अचानक ही सना के बीच ले आई उनके बीच ले आई थी। पाकिस्तान की सरजमीन पर उसका दूसरा कदम था। वो दूसरी बार यहाँ आई थी। कहने को तो वो एक बार पहले भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन 15 साल पहले और आज में बहुत फ़र्क था। 15 साल होने वाले थे उस रिश्ते को जुड़े हुए, और अब शायद थोड़ा वक्त रह गया था उसे ख़त्म करने के लिए। गाँव यहाँ से कितनी दूर है? वो गाड़ी में बैठते हुए बिना उनसे पूछने लगी। तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। बेटा साईं, आप शॉपिंग कर लें, अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले लीजिएगा। जल्दी शहर वापसी मुमकिन नहीं होगी, अब तो शादी के करीब ही आना जाना होगा। किसी की शादी होने वाली है क्या घर में? कितना वक्त रह गया है शादी को? मेरा मतलब है जल्दी वापस आने के लिए, जल्दी वापस जाना चाहती हूँ। वो मुसलसल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई हुई थी। हाँ बेटा, घर में शादी है मेरी बेटी की, मतलब कि अभी बात हम बड़ों के बीच में ही है, इसलिए घर में किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं है शादी को लेकर, लेकिन हम 1-1.5 माह में शादी कर देंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब है? क्या आपकी बेटी ने अपनी बेटी से शादी के बारे में नहीं पूछा? हो सकता है वो अभी शादी ना करना चाहती है और उसे दूल्हा भी पसंद है या नहीं। ऐसे ही ज़बरदस्ती ना बेटा सही, ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता। अब हम अपनी बेटियों की शादी वहाँ करते हैं जहाँ हमें मुनासिब लगे, और वैसे भी लड़का कोई गैर नहीं है, घर का ही है। पर हमें यकीन है कि ज़रनिश को कोई एतराज़ नहीं होगा। हमें अपनी बेटियों पर पूरा एतबार है, वो कोई एतराज़ नहीं करेगी। और तुम जल्दी वापस नहीं जाने वाली, बल्कि अब तो तुम्हें वापस जाने नहीं देंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत मान से। तो वो मुस्कुरा दी। इस वक्त वो कोई बहस नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे यकीन था जब वो धमाका करेगी तो उन्हें उसे वापस भेजने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ज़रनिश, जाविश, सानिया, यहाँ तक कि सना भी दरवाजे पर खड़ी उसे वेलकम करने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। आप तो यहाँ नहीं आने वाली थी यदि सही, बल्कि आपको तो कोई शौक़ ही नहीं था उसको देखने का। फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ मेरी जान, मुझे यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा मैं भी तो देखूँ। सुनने में आया है कि समरा बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। मुझे देखना है कि उनकी बेटी किस खेत की मूली है, और ये भी कि मेरे लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है। वो कुछ सोचते हुए बोली, अदी आप कितनी अजीब किस्म की बातें करती हैं। वो उम्र में मुझसे भी छोटी है, वो आपके लिए क्या ख़तरनाक साबित होगी? ज़रनिश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे ख़तरे को छोड़ो, अपने ख़तरे के बारे में सोचो। सामने देखो कौन आ रहा है। उसने एक नज़र गाड़ी से उतरते सामनान के जाना में इशारा किया, तो वो ज़रनिश फ़ौरन अपने सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी कि पहले ही बिल्कुल ठीक था।
जो कि पहले ही बिल्कुल ठीक था। कहने को तो उनके रिश्ते के बाद अभी सिर्फ घर वालों के बीच में थी, लेकिन सना को तो पूरे घर की खबर होती थी। इसलिए उसने ये भी बताया था कि घर में उसकी शादी की बातें चल रही हैं और वो लोग सनान के साथ उसकी शादी का इरादा रखते हैं। आज तक सनान उस घर में सिर्फ उसके ताया का ही बेटा था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो उसे बहुत अजीज होता जा रहा था। ना जाने सनान की ज़िंदगी में भी वो इतनी अहमियत रखती थी या नहीं, लेकिन उसे अपने माँ बाप के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था। ताया जान की गाड़ी के रुकते देखकर सनान वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। इतने सालों के बाद अपनी कज़न को वेलकम करते उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। गाड़ी से निकलते हुए नूर को देखने के लिए वो सब लोग ही बेचैन थे, जबकि सना ये देख रही थी वो किस तरह की लड़की होगी। लेकिन उसकी सोच के बरखिलाफ उसने सादा सी शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। वो सिर्फ कंधों पर दुपट्टा था, मगर वो सिर्फ कंधों तक मौजूद था। वाह यार, मुझे तो लगा था ये पूरी मॉडर्न होगी, शॉर्ट स्कर्ट पहन कर आएगी, लेकिन ये तो बहुत डिफरेंट है। जर्निश ने सबसे पहले लबकुशाई की। सच कहूँ मैं भी यही देखने के लिए आई थी कि आखिर ये किस तरह से आएगी, लेकिन मेरी सोच यहाँ तक नहीं जाती थी, क्योंकि समरा उससे बहुत अलग थी। लेकिन कपड़ों से कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अम्मा साईं उनके आगे खड़ी हुई बोली, वो जो कब से अपनी सरगोशियाँ करने में मसरूफ़ थीं। अम्मा साईं की आवाज़ सुनकर अलर्ट हो गई। यकीनन उन्होंने सना की सारी बातें सुनी होंगी। इस सोच के आते ही सना परेशान हो गई। कोई बात नहीं, फिर भी वो उसका दिल का हाल जानती थी। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि सना के दिल में दुराम साईं के लिए क्या है, और उसे दुराम साईं के लिए पसंद करने वाली भी तो वही थी। अब इतनी आसानी से उन्हें अपने बेटे के लिए कोई और लड़की पसंद नहीं आनी चाहिए, उसके साथ उसका गहरा ताल्लुक ही क्यों ना हो। अरे नजमा, तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? बच्ची पहली बार आई है, आओ मिलो इससे। हमारे घर की बेटी वापस आई है। गाड़ी से निकलते हुए ताया साईं ने ज़रा सख्त मगर मीठे लहजे में अपनी बीवी को मुखातिब किया और जैसे उनके इशारे को समझते तेज़ी से मुस्कुराती हवेली के दरवाजे तक आई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के एपिसोड पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अपनी हाज़िरी लाजमी लगवाइएगा ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरे नॉवेल्स को सुनता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।